हेलो वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में। आप सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल, जिसको चालकोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं? तांबे प्लस पत्थर का एक साथ प्रयोग करने के कारण इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मनुष्य द्वारा औजार के रूप में प्रयुक्त की गई प्रथम धातु जो थी वो तांबा थी। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल की कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु तांबा थी, जिसकी खोज 5000 ईसा पूर्व में की गई है। जो आपका लोहा था वो अस्तित्व में आया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और तांबे की खोज 5000 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। ठीक है। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हमने इससे पहले पढ़ी थी वो शहरी और नगरीय सभ्यता थी, जबकि ताम्रपाषाण काल का जो समाज था वो ग्रामीण सभ्यता पर आधारित था, पशुचारी कृषक समुदाय से संबंधित समाज था। इसके अलावा यहाँ के जो मृदभांड थे वो काले व लाल मृदभांड थे, जिसको कृष्ण लोहित मृदभांड कहा जाता था, और इसकी प्रमुख विशेषता चाक निर्मित पॉलिश्डदार मृदभांड थे। यानी ये मृदभांड चाक पर निर्मित किए जाते थे, ये इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा वहाँ भी लाल मिट्टी के बर्तन थे जिसपे काले रंग से डिजाइन किया जाता था। ताम्रपाषाण काल में भी सेम है, लेकिन यहाँ काले और लाल दोनों प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसको कृष्ण लोहित मृदभांड कहा जाता है। इसको गैरिक मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, हम बात कर चुके हैं। और यहाँ की जो प्रमुख देवी थी ताम्रपाषाण काल की वो मातृ देवी थी। इसके अलावा वृषभ धार्मिक समुदाय का प्रतीक था। आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी माता देवी की पूजा करते थे, लेकिन उनके प्रमुख देवता पशुपति थे और उबड़ वाला सांड वहाँ विशेष पूजनीय माना जाता था। उसी प्रकार से वृषभ यहाँ के लोगों के लिए धार्मिक समुदाय का प्रतीक माना जाता था। फिर हम बात कर लेते हैं जो इस काल के लोग थे, उन्होंने गेहूं, धान, दाल की खेती करी थी, और दाल के प्रमाण आपको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, जबकि यहाँ पर दाल की भी खेती हो रही है। ये जो सारे अनाज हैं जो मिले हैं ये नवदा टोली से मिले हैं, और नवदा टोली आपका जो स्थल है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, नर्मदा नदी के तट पर। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ताम्रपाषाण काल के शव संस्कार के बारे में। तो यहाँ पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान प्रचलित था, यानी पूरे शव को दफना दिया जाता था। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था, यानी पशु पक्षियों के खाने के बाद जो शव के पार्ट जो शेष बचते थे उनको कलश में भर के दफना दिया जाता था। इसको आंशिक समाधान कहते थे। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र के लोग होते थे अपने मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे, वहीं दक्षिण भारत के पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। फिर है इनाम गांव, जो कि ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, और ये किला बंद थी, चारों ओर खाई से घिरी हुई थी। यानी इसकी सिक्योरिटी देखिए कितनी तगड़ी थी इनाम गांव की। एक तो दुर्गीकरण किया गया था, और उसके बाद भी ये चारों तरफ से क्या था, खाई से घिरी हुई थी। तो इनाम गांव क्या हो गई, ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती हो गई। इसके अलावा चित्रित मृदभांडों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये भी ताम्रपाषाण काल के लोगों ने किया। ये अपने मृदभांडों पर चित्रकारी किया करते थे। इसके अलावा तांबे का एक उपकरण है जिसको कांटेदार बर्छी कहते हैं। ये भारत में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में मिला है। कहाँ से मिला है? कानपुर के बिठूर से। ठीक हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र है ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र कहलाता था। इसके बाद जो सबसे बड़ी ताम्र निधि या सबसे बड़ा तांबे का जो ढेर प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुआ है। यहाँ से लगभग 424 के आसपास ताम्र वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। इसके साथ ही जो सर्वाधिक ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, लगभग 31 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ये कहाँ से मिली है? मदनपुर या मदरपुर से मिली है। ये आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पड़ता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है दायमाबाद, जो कि जोरवे संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। आप याद रखेंगे क्योंकि ताम्रपाषाण काल है, तांबे की बात की जा रही है, लेकिन कांसे की वस्तुएं कहाँ से मिली है? दायमाबाद, महाराष्ट्र से। ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाणी लोग पकी ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन एक अपवाद है गिलुंद को छोड़कर, यानी जो इसका एक स्थल है गिलुंद, वहां पर पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। ताम्रपाषाण काल के लोग लेखन कला से भी अनभिज्ञ थे, यानी लेखन कला का इनको ज्ञान नहीं था। सर्वप्रथम जो ताम्रपाषाणिक लोग थे इन्होंने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गाँव बसाए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हल और फावड़ा जैसे औजार यहाँ से नहीं मिले हैं, जिस कारण ये लोग विकसित और सघन खेती नहीं कर पाए। उसके अलावा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इस काल के लोग हैं उन्होंने जो पशु पालतू बनाए थे उनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे, और पशुपालन केवल मांस प्राप्ति के उद्देश्य से करते थे, यानी कि उससे दूध और ऊन इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त नहीं करते थे। तो पशुपालन का जो पूर्ण लाभ था वो ये प्राप्त नहीं कर पाए। इसके अलावा पटसन यानी रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका नेवासा महाराष्ट्र से मिला है। ठीक है, नेवासा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, और पटसन और रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है, नेवासा महाराष्ट्र से। जोरवे संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता होती है, हाथ से बने टोटीदार
टोटीदार लाल लेप वाले बर्तन होते हैं, ठीक है, लाल रंग का लेप किया जाता है, टोटीदार बर्तन होते हैं। तो जोरवे संस्कृति की प्रमुख विशेषता हो गई टोटीदार बर्तन। जोरवे संस्कृति का केंद्र था दायमाबाद। जोरवे संस्कृति कहाँ प्रचलित थी? महाराष्ट्र में। चलिए, मालवा संस्कृति की अगर बात करते हैं तो मालवा संस्कृति के जो मृदभांड थे हल्के लाल गुलाबी रंग के होते थे, जिस पर गहरे भूरे रंग का अलंकरण किया जाता था। अब हम बात करते हैं जो ताम्रपाषाण काल था, इस काल में विभिन्न संस्कृतियां प्रचलित थी। मिलान के लिए आ जाता है आपके एग्जाम में, मिलान करने के लिए। तो चलिए, आहार संस्कृति, आहार आपका राजस्थान का क्षेत्र है, आहार संस्कृति भी राजस्थान में प्रचलित थी। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में प्रचलित थी और प्रभास संस्कृति आपकी गुजरात में प्रचलित थी। इसके अलावा बनास संस्कृति बनास घाटी में, मालवा संस्कृति मालवा क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में। तो ये संस्कृतियाँ आप याद रखेंगे, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जाम में मिलान के लिए आ चुकी है, फिर पूछी जाने की संभावना है, तो इसे आप याद रख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम ताम्रपाषाण काल से मिले हुए कुछ प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। तो आहार जो कि मैंने बताया राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से तंदूर चावल के साक्ष्य, सुरमे की सलाई और धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आहार राजस्थान से। चावल के साक्ष्य आहार राजस्थान से। सुरमे की सलाई धान की कृषि के साक्ष्य आहार राजस्थान से। इसके अलावा गिलुंद राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मालवा से सूत कातने के चरखे और रेशम के कपड़े मिले हैं। कायथा से मनके के घर मिले हैं। इसके अलावा इनाम गांव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मातृ देवी की तांबे की मूर्ति मिली है और ये साक्ष्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मातृ देवी की तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली? इनाम गांव से। इनाम गांव कहाँ का स्थल है? ताम्रपाषाणिक स्थल है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो पूर्वी भारत से कुछ साक्ष्य और मिले हैं, उसमें ताम्र मानव आकृतियां, एंटीना वाले तलवार और कांटेदार बर्छियां, इस प्रकार के साक्ष्य हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। आपके जो दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है, जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।